गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूँ आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आपके साथ मैं हूँ दीपिका यादव। तो एक बार फिर से हर रोज की तरह हम लेकर हाजिर है और सबसे बड़ी बात है दीपिका कि आज हम लोग अपने दर्शकों को बहुत सारी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं क्योंकि आपका अपार प्यार हमारी पूरी टीम को मिल रहा है। जी हाँ, और यही वजह है, आपका प्यार ही कारण है कि आज हमारे शो की टीआरपी 12% पहुंच चुकी है। जो दर्शक इसका मतलब नहीं जानते उनको बता दें कि ये बहुत अच्छी खबर है, यानी कि देश और दुनिया के अलग अलग कोने से इस शो को देखा जा रहा है और यूं ही आप लोग प्यार बनाए रखें, हम भी देश और दुनिया की हर खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो अगले 1 घंटे के लिए बने रहिए हमारे साथ क्योंकि हमारा बुलेटिन आपने देख लिया तो हर रोज की तरह आपको अखबार पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले बात वही दोहराऊंगी कि सुबह उठना इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। इतनी पॉजिटिविटी आपको मिलती है, आप जितने भी थके हुए सोए या कैसे भी सोए, बीमार हो, लेकिन फिर भी अगर आप सुबह उठने की आदत डालेंगे आप अपने आप में ही बहुत पॉजिटिव महसूस करेंगे। लेकिन श्वेता, कुछ लोगों की आदत होती है कि हमेशा वो नेगेटिव फील करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं। अब जॉब लेने के टाइम पर देखिए कैसे एक शख्स बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ईमानदारी की, लेकिन कितना नेगेटिव ये निकला। बिल्कुल। चलिए बात करें भोपाल की। यहाँ की जो खबर है वो वाकई हैरान करने वाली और परेशान करने वाली है क्योंकि लोकायुक्त की टीम ने जब सहायक इंजीनियर के रेड की तो आपको पता है वहाँ से करोड़ों की बेनामी संपत्ति मिली है और ऐसे ऐसे सामान इस रेड के दौरान मिले हैं कि सबके होश उड़ गए। आलीशान बंगला, 30 लाख रुपए की LED टीवी, अलग अलग नस्ल के दर्जनों कुत्ते, करोड़ों का फार्म हाउस और वहां बंधी करीब 30 से 40 गाय। लोकायुक्त की छापेमारी के बाद जो भी सामान और दस्तावेज बरामद हुए उसे देख आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। करोड़ों की संपत्ति देख आप हैरान रह जाएंगे। इतना ही नहीं, जब आपको इस बात का पता चलेगा कि करोड़ों की संपत्ति के मालिक एक ऐसी इंजीनियर है जिसकी खुद की सैलरी 30,000 रुपए से भी कम है। सिर खुजलाना छोड़िए और करोड़ों की काली संपत्ति की मालकिन का चेहरा देखिए। ये है हाउसिंग कॉरपोरेशन की सहायक इंजीनियर, नाम है हेमा मीणा। आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त की ओर से की गई कार्रवाई में सहायक इंजीनियर हेमा मीणा का काला चिट्ठा खुल गया। लोकायुक्त टीम की इस कार्रवाई में अब तक 7 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ है। इसमें 1 करोड़ रुपए की कीमत का बंगला, रायसेन, भोपाल और विदिशा में खरीदी गई जमीनों के दस्तावेज मिले हैं। तो तीनों जगह सर्चेस की जा रही हैं और अभी प्राइमा फेसी जो चीज़ मिल रही है, ये जो इनका सेटअप है, ये अभी उसके लिए लोक निर्माण विभाग की टीम हमने बुलाई है और पशुपालन विभाग की भी टीम बुलाई है। जो इनके यहाँ जो जानवर मिले हैं उनका वैल्यूएशन करा रहे हैं और जो ये सेटअप पूरा बना हुआ है इसका भी वैल्यूएशन करा रहे हैं। उसके लिए टीम अलग से लगी हुई है और अंदर पूरा चेक किया जा रहा है और आगे अभी सर्च की कार्रवाई जारी है। हेमा मीणा मूल रूप से रायसेन जिले के चपना गांव की रहने वाली हैं। साल 2016 से हेमा मीणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में पोस्टेड हैं। इससे पहले हेमा कोच्चि में पदस्थ रह चुकी हैं। तो वाकई ये रिपोर्ट हैरान करने वाली है दीपिका, और आप भी हैरान रह गए ना। जरा सोचिए, अगर किसी की 30,000 मंथली सैलरी हो, उसमें वो 100 के करीब डॉगीज, 30 से 40 गाय और करोड़ों की संपत्ति कैसे हासिल कर सकता है। जी हाँ, चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में देर शाम जो हादसा हुआ उसकी हम बात कर लेते हैं, जहाँ पर हड़कंप मच गया। एक इमारत गिर गई जिसमें 20 से 25 लोगों के दबे होने की मलबे के नीचे आशंका है। अभी फिलहाल हालात क्या है बिल्डिंग गिरने के बाद, आप भी देखिए। बिल्डिंग धराशायी होने के बाद हर तरफ मलबा ही मलबा फैला नजर आ रहा है। हर तरफ कंक्रीट और ईंट के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। मौके पर हाहाकार मचा है। बिल्डिंग के अंदर दबे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का अभियान चलाया जा रहा है। घटना गुजरात के अहमदाबाद की है, जहां वेजलपुर इलाके में 3 मंजिला मकान के अचानक धराशायी हो जाने से लोगों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में मोहल्ले के लोग घटनास्थल पर इकट्ठे हुए और बिल्डिंग में फंसे लोगों को बचाने में जुट गए। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है, मौके पर मौजूद स्थानीय लोग किसी तरह सीढ़ियों पर चढ़कर मलबे में दबे लोगों की मदद की और उन्हें जिंदा बाहर निकाला। इस दौरान हादसे की सूचना फायर ब्रिगेड को दे दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने बिना वक्त गंवाए राहत बचाव कार्य शुरू किया। हालांकि अच्छी बात ये रही कि फायर ब्रिगेड की टीम के पहुंचने से पहले ही 23 लोगों को
मलबे से बाहर सुरक्षित निकाला जा चुका था। वो धराशायी हो गया। ऐसा मैसेज मिलने के बाद तुरंत हम घटनास्थल पर पहुंच गए और हमारे आने से पहले 23 आदमी निकल गए थे। 3 आदमी जो अंदर फंसे हुए थे उनको हमने बाहर निकाला है सही सलामत। बताया जा रहा है कि स्थानीय निगम प्रशासन ने धराशायी हुए 50 साल पुराने मकान को पहले ही जर्जर घोषित कर इमारत खाली करने के आदेश दे दिए थे। हालांकि इस नोटिस के बाद भी जीर्ण शीर्ण हो चुकी 3 मंजिला इमारत में 2 परिवारों के सदस्य रह रहे थे। और इस तरीके के जो हादसे होते हैं वो कई परिवारों के लिए बहुत बड़ा सदमा दे जाते हैं, क्योंकि देखिए कितने परिवारों के सर से अब छत गिर चुकी है। क्योंकि हालांकि जर्जर थी ये बिल्डिंग, इसकी सिचुएशन पहले से ही कंडीशन अच्छी नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके लोग यहीं इसी मकान में रह रहे थे, इस बिल्डिंग को खाली नहीं कर रहे थे। और देखिए लापरवाही कहीं भी की जाए हमेशा लोगों के लिए भारी पड़ती है। अगर रूपनगर के नांगल की बात करें तो यहाँ फैक्ट्री से गैस रिसाव हुआ, जिसकी वजह से सैकड़ों स्कूली बच्चों की जिंदगी मुश्किल में पड़ गई। स्कूल में मची अफरा तफरी और हॉस्पिटल में भर्ती छात्र। तस्वीरें रूपनगर के नंगल की हैं। यहाँ गैस रिसाव की वजह से सेंट सोल्जर स्कूल के छात्र और टीचर बीमार पड़ गए। बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और उन्हें उल्टियां होने लगी, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई। प्रभावित शिक्षकों और छात्रों को आनन फानन में एम्बुलेंस से सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जब मैं सीढ़ी चढ़ी थी तो नाक में कुछ ऐसा हुआ कि मेरे अंदर कुछ गया है हवा से, तो मुझे एकदम से चक्कर आया और मुझे सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, फिर मेरे को ठीक लगा। कितने बच्चे स्कूल में हैं जो जिनको ऐसी प्रॉब्लम आई है? सर काफी बच्चे हैं। छात्रों के बीमार पड़ने की खबर प्रशासन को लगी तो हड़कंप मच गया। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की गई। घटना की खबर मिलने पर पंजाब सरकार के मंत्री हरजोत सिंह बैंस भी मौके पर पहुंच गए। डीएम प्रीति यादव ने भी हॉस्पिटल जाकर छात्रों और बच्चों से हालचाल जाना। रीजनस की होए हैगे, किस चीज़ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜੋ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਸਾਡਾ ਪਲੇਸ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਅਗਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਬਣੂਗੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੋ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਰਹਿਣ, ਥੋੜਾ ਸੇਫ ਫੀਲ ਕਰਨ, ਪੈਨਿਕ ना करन उन्होंने पेरेंट्स। दरअसल स्कूल के पास 2 बड़ी इंडस्ट्रियल इकाइयां NFL और PACL हैं। आशंका है कि इन्हीं से गैस रिसाव हुआ। फिलहाल टेक्निकल टीम हर एंगल से जांच कर रही है। डीएम का कहना है कि अगर किसी की लापरवाही पाई गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सभी बच्चे ठीक हैं। गनीमत रही कि वक्त रहते जो बच्चे हैं उन्हें और स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जा सका, वरना कोई बड़ी अनहोनी भी हो सकती थी। और बहुत जरूरी है कि ऐसे हादसों से सबक लिया जाए। और सबक तो हमें आतंकियों की साजिश से भी लेने की जरूरत है और होना भी चाहिए, जैसा कि केरला स्टोरी में देखने को मिल रहा है। हालांकि ये अलग बात है कि इस पूरे फिल्म को लेकर के सियासत काफी हो रही है, लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने पूरे कैबिनेट टीम के साथ इस फिल्म को देखने वाले हैं। फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर देश में चर्चा गर्म है। आज यूपी के सीएम अपने मंत्रिमंडल के साथ फिल्म देखेंगे। लोक भवन में सुबह 11 बजे फिल्म द केरला स्टोरी के स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई है। उधर असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने गुरुवार को अपनी कैबिनेट के साथ फिल्म केरला स्टोरी देखी। हेमंता ने कहा कि फिल्म आतंकी संगठनों की साजिश को एक्सपोज करती है। उन्होंने लोगों से परिवार के साथ फिल्म देखने की अपील भी की। I'd like to appeal everyone that please do not fall in the games. Be stand on your feet. Protect your dharma. Protect your civilization. यूपी में योगी सरकार फिल्म को पहले ही टैक्स फ्री कर चुकी है। बुधवार को फिल्म के मेकर्स ने लखनऊ जाकर सीएम योगी से मुलाकात की थी और शुक्रिया अदा करने के साथ उनसे फिल्म देखने की अपील की थी। आज योगी फिल्म देखेंगे। दूसरी तरफ आज पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में फिल्म पर बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। द केरला स्टोरी के मेकर्स ने बैन के खिलाफ याचिका दाखिल की है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यों से फिल्म पर प्रतिबंध नहीं लगाने की अपील की। अनुराग ठाकुर ने कहा कि फिल्म देखना लोगों का अधिकार है। जो फिल्म का विरोध कर रहे हैं वो क्या आतंकी संगठनों के समर्थन में खड़े हैं? कुछ लोगों ने विरोध किया था पहले कश्मीर फाइल्स का, और वही लोग अब विरोध करते हैं द केरला स्टोरी का। आखिरकार क्या ये लोग
उन आतंकी संगठनों के साथ खड़े हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे और सुबह 10:30 बजे गांधीनगर में अखिल भारतीय शिक्षा संघ अधिवेशन में हिस्सा लेंगे। उसके बाद दोपहर 12 बजे पीएम गांधीनगर में 4400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद मोदी 3 बजे गिफ्ट सिटी जाएंगे, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब 19,000 लाभार्थियों को मकान सौंपेंगे। अदानी हिंडनबर्ग विवाद पर दाखिल याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। शीर्ष कोर्ट ने 2 मार्च को सेबी को अदानी समूह पर लगे शेयर मूल्य में हेरफेर के आरोपों और नियामकीय खुलासे में बरती गई खामियों की जांच करने को कहा था। कोर्ट ने सेबी को 2 महीने का वक्त दिया था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने भारतीय निवेशकों की सुरक्षा को लेकर एक समिति का भी गठन किया था। राजस्थान में चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी नेता और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने गुरुवार को नागौर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीएम के भाषण पर सीएम गहलोत की टिप्पणी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में देश का जो विकास हुआ है वो अभूतपूर्व है। पीएम ने गरीबों को छत दी है, फ्री इलाज दिया है, भ्रष्टाचार और भेदभाव सहित शासन दिया है। बिहार में जाति जनगणना का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। पटना हाईकोर्ट ने जाति जनगणना पर अंतरिम रोक लगाई है, जिसके खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की है। पटना हाईकोर्ट ने 3 दिन तक सुनवाई के बाद जाति जनगणना को तत्काल रोकने का आदेश जारी किया था और सभी जानकारी सुरक्षित रखने को कहा था। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास हुए ब्लास्ट की गुत्थी सुलझा ली है। डीजीपी गौरव यादव के मुताबिक इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपी पंजाब के ही रहने वाले हैं। ब्लास्ट में सिर्फ 200 ग्राम एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया था। पहले ब्लास्ट का कुछ खास असर नहीं होने पर आरोपी आजाद वीर ने दूसरा और फिर तीसरा बम बनाकर ब्लास्ट किया। तो 2024 चुनाव के लिए जातीय जनगणना का जो मुद्दा है बिहार सरकार ने उठाया था, इसका दांव खेला था, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। अब इसी को लेकर सियासत गर्म है और मामला सुप्रीम कोर्ट में है। और बिहार में सियासत गर्म बाबा बागेश्वर को लेकर के भी ज्यादा हो रही है, क्योंकि कल से उनका दिव्य दरबार बिहार में लगने वाला है। इसको लेकर के काफी राजनीति भी हो रही है, क्योंकि कुछ लोग हैं ऐसे जिन्हें बाबा का सनातनी रंग पसंद नहीं आ रहा। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पटना दौरे पर सियासत गर्म है। 13 मई से 17 मई तक पटना से सटे नौबतपुर के तरेत पाली में बाबा का दिव्य दरबार सजेगा। राजनीतिक बयानबाजी और विरोध के बीच पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तरेत पाली में 3 लाख स्क्वायर फीट में पंडाल बनाया गया है, जहां एक साथ 2 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था रहेगी। आयोजन समिति के लोग तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। गर्मी को देखते हुए पूरी व्यवस्था जो है वो की जा रही है। 200 पंखे हर जो पंडाल है उसमें लगाए गए हैं, तो उसकी तैयारी देखिए। एलईडी स्क्रीन से लेकर पंखे और तमाम तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर चल रही है, क्योंकि बाबा बागेश्वर का जो ये कार्यक्रम है, जो ये कथा है, उसे सुनने दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। न सिर्फ बिहार बल्कि दूसरे राज्यों से भी जो आयोजन समिति के लोग हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि कई राज्यों से लोग यहाँ पर पहुँचेंगे और इसको देखते हुए ये पूरी व्यवस्था की गई है। वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर हो रही राजनीति पर लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। ये बताइए, जिस तरह से विरोध हो रहा है, तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि आएंगे तो हम लोग विरोध करेंगे। विरोध होना चाहिए एक धार्मिक? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो विरोध करके गलत कर रहे हैं। देखिए, उनके आपसी दोनों भाई में राजनीति को लेकर के चर्चा होना है कि हम तेजस्वी जी की चर्चा होती है, इनकी चर्चा होती नहीं है, इसलिए उनका विरोध कर करके पूरे देश में चर्चा का विषय बनाना चाहते हैं, इसलिए चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल आना चाहिए। वो तो किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए आ नहीं रहे, वो तो शुद्ध रूप से हनुमंत कथा में आ रहे हैं। हनुमान जी की चर्चा होगी, हनुमान जी का महिमा मंडन होगा। अगर हम किसी ईश्वर को इस देश में आदमी पूजा नहीं करेगा तो कहाँ करेगा? दम आना चाहिए और उनको जो हिंदू से मुस्लिम बना है, क्रिश्चियन बना है, उस सब के हिंदू बनाना है, हिंदू राष्ट्र घोषित करवाना है। सब लगे हुए हम लोग। धर्म पर राजनीति और राजनीति में धर्म, ये वाकई में बहुत आम हो जाता है और इन दोनों चीजों को अलग करना बहुत मुश्किल है। वो भी तब जब चुनाव बेहद नजदीक हो, नेताओं का मंदिर मंदिर जाने का दौरा शुरू हो जाता है और दूसरी तरफ बाबाओं के चेहरे पर भी कुछ अलग ही चमक दिखने लगती है। लेकिन चेहरे की चमक की तुमने बात की दीपिका, लेकिन चेहरा उतरा हुआ है उद्धव ठाकरे का। वो बार बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये सोच रहे हैं कि काश उन्होंने इस्तीफा
दिया ही नहीं होता। खैर जो हो गया वो हो गया, वो तो वही तो कहते हैं ना हमेशा कि हम जो कर चुके होते हैं उसको बदल नहीं सकते, और सियासत है, सियासत में ये तब तो चलता ही रहता है। उद्धव गुट बनाम शिवसेना शिंदे गुट विवाद में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया और साफ कर दिया कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार बनी रहेगी। इस फैसले के बाद सीएम शिंदे का आतिशबाजी और पटाखों के साथ स्वागत किया गया। हम तुम्हारे साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उद्धव ठाकरे गुट को झटका जरूर दिया, लेकिन साथ ही कुछ ऐसी बातें भी कहीं जिनसे उन्हें कुछ राहत जरूर मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल का फ्लोर टेस्ट का फैसला गलत था और अगर उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया होता तो उन्हें राहत दी जा सकती थी। कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर से 16 बागी विधायकों की अयोग्यता के मुद्दे का समय सीमा के भीतर निपटारा करने के लिए भी कहा। जो लोग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर स्पेक्यूलेशन करते हुए हमारी सरकार जाएगी ऐसा कहते थे, आज उनको उसका जवाब मिल गया है। सत्य का विजय हुआ है और सर्वोच्च न्यायालय में जो महाराष्ट्र सरकार की जो केस थी उसमें ये सरकार जो है हमने गठित किया हुआ शिवसेना भाजपा का वो कानूनी तौर से घटनात्मक दृष्टि से योग्य है, इसमें शिक्कामोर्तब हुआ है। अब घटना बाह्य बोलने वालों को ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने काल बाह्य कर दिया है। उनको अभी अगर निर्णय को मानते होंगे तो हम लोग तो निर्णय को मानने वाले लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी प्रतिक्रिया दी। मैं केवल संसदीय परंपराएं जानता हूं और विधायी परंपराएं जानता हूं। उस हिसाब से मैंने जिस समय जो भी कदम लिए सोच समझ के लिए, और जब किसी का इस्तीफा मेरे पास आ गया तो मैं क्या कहता, तुम मत दो इस्तीफा। वहीं इस फैसले पर उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने शिंदे सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के शिंदे सरकार पूरी तरह से अनैतिक है, लिहाजा शिंदे को सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के इस फैसले के बाद महाराष्ट्र में कहीं खुशी कहीं गम का माहौल है। जहां एक तरफ शिंदे सरकार बनी रहेगी इसको लेकर के शिंदे गुट काफी खुश है, तो दूसरी तरफ उद्धव सरकार ने क्यों पहले इस्तीफा दिया इसको लेकर रोष तो है ही है, और शिंदे गुट पर उद्धव का खेमा हमलावर हो चला है। वो कहावत भी है ना श्वेता की हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और खुश तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं। आखिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला लिया, अरविंद केजरीवाल की खुशी की वजह क्या है, आप भी देखिए। प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण का अधिकार मिलने के बाद दिल्ली सरकार एक्शन में आ गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ घंटों बाद दिल्ली सरकार ने सेवा सचिव आशीष मौर्य को हटा दिया है। दिल्ली सरकार के सर्विसेज विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सेवा सचिव बदलने का आदेश जारी किया। सर्विसेज के नए सचिव के तौर पर अनिल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। अनिल 1995 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जो जल बोर्ड के सीईओ भी रह चुके हैं। केंद्र बनाम दिल्ली सरकार के मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने कहा कि एक निर्वाचित सरकार को प्रशासन पर नियंत्रण रखने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस, कानून व्यवस्था और प्रॉपर्टी को छोड़कर दिल्ली में प्रशासन पर नियंत्रण चुनी हुई सरकार का होना चाहिए। मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने आज बिल्कुल साफ कर दिया है, LG साहब के पास कोई और अधिकार नहीं है सिवाय पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर। इसके अलावा बाकी सारे अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास हैं। नई पावर्स आई हैं, इन पावर्स के हिसाब से अब बहुत तेजी से जनता का काम हो पाएगा। इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ कर रही थी। CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस MR शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस PS नरसिम्हा इसमें शामिल थे। बेंच ने 18 जनवरी को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था। संवैधानिक बेंच को यह केस 6 मई 2022 को रेफर किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मानो लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को एक तरीके से संजीवनी मिल चुकी है और पूरी पार्टी के लिए ये बहुत अच्छी खबर है, और यही वजह है कि तुरंत फैसला लेना भी शुरू कर दिया गया। बिल्कुल, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने खुशी तो दी है, लेकिन ऑपरेशन शीश महल में जो हमने खुलासे किए दीपिका,
उसने अभी तक अरविंद केजरीवाल की नींद जरूर उड़ा रखी है। और पार्ट 6 में हमने दिखाया है कि कैसे 4-4 लाख के कमोड और डिजाइनर वॉशरूम जो बनाया गया है उसकी क्या तस्वीर है। ऑपरेशन शीश महल में अभी तक आपने केजरीवाल के बंगले में लगे 1 करोड़ के पर्दे और कई करोड़ के टाइल्स देखे हैं। अब आप देखिए बंगले के बाथरूम में लगी टॉयलेट सीट्स, जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा है। हमने आपको बताया था कि केजरीवाल के शीश महल में 4-4 लाख के टॉयलेट सीट लगे हैं। आज आपको इन टॉयलेट्स की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जिन्हें देखकर आप कहेंगे कि भाई ऐसे वॉशरूम तो 5 स्टार होटल में भी नहीं होते। शीश महल के वॉशरूम की पहली तस्वीर देखिए। इसमें आपको बड़ा वॉश बेसिन दिखेगा। ये हाई एंड वॉश बेसिन है। इसके ऊपर आपको डिजाइनर लाइटिंग दिख रही होगी। वॉल साइज का मिरर लगा हुआ है। केजरीवाल के शीश महल में जितने भी वॉशरूम्स हैं सब अलग अलग डिजाइन में बने हैं। ये वॉशरूम देखिए, इसमें आपको बेदिंग एरिया में रूफ पर हाई एंड शावर लगा हुआ दिखेगा। शावर के पानी का तापमान और पानी गिरने की स्पीड को कंट्रोल के लिए मॉड्यूलेटर भी लगे हुए हैं। केजरीवाल के शीश महल में इस तरह के कुल 15 वॉशरूम्स बने हैं और सब में इसी तरह से शानदार फिटिंग और डिजाइनर सामान लगे हैं। नव भारत के ऑपरेशन शीश महल की गूंज बुधवार को एनडीएमसी की बैठक में भी सुनाई दी थी। अब उसका वीडियो सामने आया है, जिसमें बीजेपी सदस्य केजरीवाल से शीश महल पर जवाब मांगते दिख रहे हैं, लेकिन केजरीवाल ने इस पर चुप्पी साध ली। तो अरविंद केजरीवाल के लाखों के वॉशरूम की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है और कट्टर ईमानदारी का ढोल पीटने वाले केजरीवाल की लोग सोशल मीडिया पर पोल खोल रहे हैं। जी और सोशल मीडिया पर तो आजकल काफी कुछ वायरल भी हो रहा है, जो हर दिन हर वक्त आप फोन पर देखते रहते हैं। वो वायरल वीडियोस को इकट्ठा करके हम खास वायरल वीडियोस आपके लिए लेकर आए हैं, दिखाते हैं आपको 2 मिनट में। जश्न का माहौल था। भांजी की शादी में मामा खुश मिजाज अंदाज में डांस कर रहे थे। गाने की धुन पर डांस में मशगूल मामा अचानक स्टेज पर बैठ जाते हैं और फिर अचानक ही स्टेज पर लेट जाते हैं। नजर पड़ने पर लोग उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं और नहीं उठने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के मुताबिक कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी मौत हुई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखिए। 2 महिलाएं लिफ्ट में पानी की बोतल रखती नजर आ रही हैं, जिस दौरान एक महिला लिफ्ट के गेट पर रखे पैकेट को अनजाने में उठाकर अंदर कर देती है, जिससे लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है और वो ऊपर की ओर जाने लगती है। इससे घबराकर महिला बीच रास्ते में ही लिफ्ट का दरवाजा खोलकर उससे उतरने लगती है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो 92 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। लोगों को अतरंगी अंदाज में वाहन चलाते आपने खूब देखा होगा। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देखिए। महिला सड़क पर खड़े महावत पर स्कूटी चढ़ा देती है। टक्कर इतनी तेज थी कि महावत उछलकर दूर जा गिरता है, जिसके बाद हाथी भी घबराकर दौड़ने लगता है। वीडियो पर यूजर्स तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि गलती हाथी की है जो महिला के रास्ते में आ गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखिए। प्रेमी अपनी प्रेमिका को शॉपिंग कार्ट में बैठाकर उसे सड़कों पर दौड़ा रहा होता है। काफी देर तक ये खेल चलता रहता है और अगले ही पल प्रेमी ने ब्रेकर आते ही प्रेमिका का हाथ छोड़ दिया, जिससे वो बीच सड़क पर धड़ाम से जा गिरी। प्रेमी की इस हरकत पर सोशल मीडिया यूजर्स भी हैरान हैं और जमकर रिएक्शन दे रहे हैं। वीडियो बेहद तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखिए। स्कूटी पर सवार लड़की बाइक को बैक करने की कोशिश करती है और तभी उससे एक गलती हो जाती है। वो ब्रेक दबाने की जगह एक्सीलरेटर घुमा देती है और स्कूटी सीधा गेट से जा टकराती है। वहां मौजूद लोग फौरन उसके पास पहुंचते हैं और बाइक को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो पर यूजर्स तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। तो ये कुछ वायरल वीडियोस हमने आपको दिखाए। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं राजस्थान की सियासत की। हम बात कर रहे हैं सचिन पायलट के पद यात्रा की। दरअसल पायलट की यात्रा अजमेर से लेकर के जयपुर की तरफ आगे बढ़ रही है और ये जो पदयात्रा है ये पायलट बनाम गहलोत की जो जंग चल रही है सियासी, उसका एक अहम हिस्सा है। लेकिन इसकी टाइमिंग और सचिन पायलट के तेवर देखकर ये जरूर कहा जा सकता है कि राजस्थान में कुछ बड़ा होने वाला है। तो ये आरोप लगे, हम सड़कों पर निकले हैं, ना जाने और क्या क्या आरोप लगाएंगे। मुझ पर लगाएंगे, साथियों पर लगाएंगे, नजदीकियों पर लगाएंगे। मुझ पर कितने नीचे से नीचा आरोप लगा लो, लेकिन मैं जनता के लिए संघर्ष करता रहा हूं और करता रहूंगा।
कांग्रेस नेता सचिन पायलट की ये हुंकार किसी विपक्षी पार्टी के लिए नहीं है, बल्कि सचिन पायलट ने राजस्थान में अपनी पार्टी की सरकार के खिलाफ तलवारें खींच ली हैं। अजमेर से शुरू हुए पद यात्रा में सचिन पायलट भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं, अपनी पार्टी की सरकार के खिलाफ जांच की बात कह रहे हैं। मतलब साफ है, 4 साल से चल रही गहलोत पायलट खींचतान में अब लड़ाई आर पार की है। मुझे समझ में नहीं आता ये पार्टी के अनुशासन को लांघने का केस कैसे बनता है। पार्टी का अनुशासन तो लांघा गया था 25 सितंबर को, जब सोनिया गांधी जी के एक्सप्रेस आदेश थे कि दोनों प्रभारी आ रहे हैं, मीटिंग कॉल करी गई। हमारे विधायक दल के नेता ने मीटिंग कॉल करी अपने घर पे, ऑफिशियल मीटिंग नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? इस्तीफे दिए गए, 20, 30, 40 जो भी इस्तीफे दिए थे। पद यात्रा के दौरान सचिन पायलट चुन चुन कर वार कर रहे हैं। सीएम गहलोत का नाम लिए बिना उन पर बीजेपी का भ्रष्टाचार छिपाने का आरोप लगा रहे हैं। दूसरी ओर सचिन पायलट की पद यात्रा में शामिल हुए राजस्थान के मंत्री राजेंद्र सिंह गोढ़ा ने भी सीएम गहलोत पर डायरेक्ट हमला बोला और कहा कि आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन किसको पानी पिलाता है। सचिन पायलट की पद यात्रा से राजस्थान की सियासत में आग लगी हुई है। एक ओर जहां केंद्रीय नेतृत्व पायलट के हर कदम पर पैनी नजर बनाए हुए है, तो वहीं दूसरी ओर गहलोत के करीबी नेताओं की बौखलाहट भी सामने आ रही है। दरअसल राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पायलट की यात्रा को निजी यात्रा बताया है। पायलट की पद यात्रा से राजस्थान की रेत एक बार फिर सियासी सरगर्मियों से तपने लगी है। यात्रा के पहले दिन ही जिस तरह सचिन पायलट ने अपने कड़े तेवर दिखाए, उससे लगने लगा है कि जयपुर पहुंचते पहुंचते गहलोत पायलट विवाद एक बार फिर संग्राम में बदल सकता है। ऐसे गर्मी बहुत है यार, और एसी चलाने की जरूरत पड़ रही है गर्मी में, लेकिन मेरे घर का तो रिमोट काम नहीं कर रहा। दीपिका, तुम्हारे घर का टीवी का एसी का रिमोट काम कर रहा है? थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है, वरना नहीं कर रहा ना। कांग्रेस का भी नहीं कर रहा। देखो ना, सचिन पायलट को कंट्रोल करने के लिए कितना भी इस्तेमाल करे, उनका रिमोट काम नहीं कर रहा। और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यही वजह है कि हर कदम फूक फूक कर रख रहे, क्योंकि कर्नाटक के जो भी नतीजे आए उसका सीधा असर राजस्थान की विधानसभा चुनाव में भी जरूर पड़ेगा। और बात करें नीतीश कुमार की, तो उनकी अलग ही खिचड़ी पक रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी एकता की कोशिश में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने बड़ा झटका दे दिया है। नवीन पटनायक ने साफ कर दिया कि वो थर्ड फ्रंट या गैर बीजेपी दलों के साझा राजनीतिक मंच में शामिल नहीं होंगे। सीएम पटनायक ने यह भी कहा कि बीजू जनता दल अगले साल होने वाले ओडिशा विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। नवीन पटनायक ने गुरुवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद मीडिया कर्मियों से ये बात कही और थर्ड फ्रंट की संभावना को खारिज कर दिया। इससे पहले बीते मंगलवार को नीतीश कुमार ने भुवनेश्वर में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात की थी। ऐसे में पटनायक का ताज़ा बयान विपक्षी एकता बनाने की नीतीश कुमार की मुहिम के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। गुरुवार को नीतीश कुमार ने मुंबई में शरद पवार से भी मुलाकात की। नीतीश कुमार से जब ये पूछा गया कि शरद पवार क्या विपक्ष का चेहरा होंगे, तो उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी। इस दौरान नीतीश कुमार ने केंद्र की मोदी सरकार को भी निशाने पर लिया और विपक्षी एकता की बात दोहराई। इससे ज्यादा खुशी की कोई बातें नहीं है। हम इनको आज कह दिए, अब क्या बोले। एक लोग पटिया में रिजाइन कर दिए था, हम सबको खराब लगा था। अब फिर वापस आके आज हमने इनको कहा कि एकदम पूरा मजबूती से न सिर्फ अपनी पार्टी के लिए आपको करना है, बल्कि पूरे देश के लिए काम करना है। और फिलहाल फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन की जेल में पिटाई हुई है या फिर नहीं, ये तो तस्वीर किसी ने भी नहीं देखी, लेकिन जिस तरीके से घसीटते हुए इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है, ये पूरी दुनिया ने जरूर देखा। और कल ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के इमरान खान को भ्रष्टाचार के मामले में फौरन रिहा करने का आदेश जारी कर दिया। और उसके बाद पाकिस्तान में क्या अपडेट है, वो सब कुछ इस रिपोर्ट में। कोर कमांडर के घर हमला, सेना मुख्यालय पर अटैक, आईएसआई दफ्तर पर धावा, सड़कों पर बवाल, गाड़ियों में आग, सरकारी बिल्डिंग में तोड़फोड़। इमरान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान का सूरत-ए-हाल कुछ इस तरह दिखा। हालांकि इमरान की गिरफ्तारी के 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को झटका देते हुए इमरान खान की तुरंत रिहाई के आदेश दिए। कई महत्वपूर्ण बातें कहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। इमरान के साथ जो हुआ वो न्याय सिद्धांत के खिलाफ। इमरान को राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से बात करनी चाहिए। इमरान को पुलिस लाइन्स गेस्ट हाउस में रखा जाए। गेस्ट हाउस में उन्हें 10 लोगों से मिलने की इजाजत होगी।
इमरान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताने वाले सुप्रीम कोर्ट जस्टिस ने फैसला सुनाते हुए अनहोनी की आशंका भी जाहिर की और कहा कि इस फैसले के बाद कुछ लोग उनके घर में आग लगा सकते हैं, क्योंकि इस मामले में उन्होंने न्याय किया है। इस बीच इमरान खान ने भी सुनवाई के दौरान पाक रेंजर्स पर कई आरोप लगाए और अपनी गिरफ्तारी को दिन दहाड़े अपहरण बताया है। सुनवाई के दौरान इमरान ने लाठी डंडों से पीटने, कुख्यात अपराधियों जैसा व्यवहार करने का भी आरोप लगाया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बावजूद पाकिस्तान के सर्वोच्च अदालत ने इमरान खान को हाई कोर्ट जाने को कहा है, जिस पर अमल करते हुए इमरान आज सुबह 11 बजे इस्लामाबाद कोर्ट में पेश होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट से जैसे ही इमरान खान की रिहाई का फैसला आया, शहबाज शरीफ की सरकार के कई मंत्री बौखला गए। और इतना ही नहीं, जिसे ये फैसला सुनाया था चीफ जस्टिस ने, पार्टी के लोग उन्हें लगातार धमका भी रहे हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से पाक अशांत है। सड़कों पर हिंसा हो रही है, समर्थक तोड़फोड़ कर रहे हैं, हर तरफ लूट खसोट मचा है। बावजूद इसके न पीटीआई नेताओं को कानून का खौफ है और न वहां की सरकार को न्यायालय पर भरोसा है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट इमरान खान की रिहाई का फैसला आतंकवाद को समर्थन देने के बराबर होगा। अगर ऐसा कोई फैसला आता है तो इससे पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के जजों के घरों को आग भी लगाई जा सकती है। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने भी इमरान की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधा और चीफ जस्टिस को खरी खोटी सुनाई। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश एक अपराधी की ढाल बनकर देश में भड़की आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। उन्हें अब चीफ जस्टिस का पद छोड़कर इमरान खान की पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए, जैसे उनकी सास इमरान खान की पार्टी में शामिल हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पूर्व पीएम इमरान खान आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। बताया जा रहा है कि पेशी के बाद इमरान खान पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर पाक सरकार और सेना के खिलाफ जंग का ऐलान करेंगे। इसके लिए पीटीआई ने अपने कार्यकर्ताओं से इस्लामाबाद पहुंचने को कहा है। तो पाकिस्तान की राजनीति में तो जबरदस्त तरीके से आग लगी हुई है और किस तरीके से इमरान खान के जो समर्थक हैं इस्लामाबाद से लेकर के अलग अलग शहरों में किस तरीके से उत्पात मचाया, हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी, सब कुछ उन्होंने किया। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं कुछ और खबरें। तो जापान में जो तबाही की तस्वीरें सामने आई है वो हम आपको दिखाएंगे। ट्यूनीशिया में भी शूट आउट से कैसे बचा हड़कंप, ये सब कुछ हमारे 2 मिनट के सेगमेंट में। भीषण आग की तस्वीरें इटली की मिलान से आई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आग पहले पार्किंग में खड़ी गाड़ी में लगी, लेकिन देखते ही देखते लपटें इतनी तेज कि आसपास में खड़ी कई गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। काले धुएं का घना गुबार आसमान छूने पर आमादा था। गनीमत यह रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। जापान की राजधानी टोक्यो और उसके आसपास भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए, जिससे कई घरों को नुकसान पहुंचा। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.4 थी। एपिसेंटर जापान का चिबा प्रोविंस था। जापानी न्यूज एजेंसी क्योदो के मुताबिक भूकंप के चलते 4 लोग घायल हुए हैं। ये इजराइल पर हमले की तस्वीरें हैं जो खुद इजराइल की तरफ से जारी की गई। इस वीडियो के जरिए इजराइल ने फिलिस्तीनियों के कई रॉकेट को मार गिराने का दावा किया। बताया जा रहा है कि इस हमले के बाद इजराइल ने जवाबी हमला किया और उसमें गाजा में मौजूद 3 नेता और 10 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए। चौंका देने वाला ये वीडियो मैक्सिको बॉर्डर का, जिसमें आप देख सकते हैं कि सभी लोग जान हथेली पर रखकर नदी पार करने की कोशिश में हैं। ये सभी लोग शरणार्थी हैं जो बेहतर जिंदगी के लिए अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों को डर कि अगर अमेरिका में नई पॉलिसी आ जाती है तो वहां इनके लिए एंट्री पाना और मुश्किल हो जाएगा। ट्यूनीशिया के सिनेगॉग में शूटआउट में 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 यहूदी पर्यटक और 3 ट्यूनीशिया सुरक्षा बल के जवान। हमलावर ने किस वजह से गोलीबारी को अंजाम दिया पता नहीं चल पाया और न ही किसी आरोपी की पहचान हो पाई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई में अटैकर को मार गिराया।
तो चलिए अब बात करते हैं पहलवानों की। और देखिए, पहलवानों ने जो याचिका दाखिल की थी उसको लेकर के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज अहम सुनवाई होने वाली है। हालांकि कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है दिल्ली पुलिस से। ब्रिजभूषण से अभी तक पूछताछ क्यों नहीं हुई, रेसलर्स का क्या कुछ कहना है, पूरी खबर 1 मिनट में आपको दिखाते हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी है। वहीं धरना दे रही महिला पहलवानों की एक याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। दिल्ली की अदालत ने महिला पहलवानों की तरफ से दायर याचिका पर दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। दरअसल भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगे यौन उत्पीड़न के आरोप की जांच में देरी का आरोप लगाया गया है। गौरतलब है कि बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक के साथ कई पहलवान 23 अप्रैल से दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। एक नाबालिग सहित 7 पहलवानों ने कथित यौन उत्पीड़न के आरोप में ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 FIR दर्ज की थी। वहीं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों से धरना खत्म करने और जांच पूरी होने का इंतजार करने को कहा है। तो जंतर मंतर पर पहलवानों को अब राहत की उम्मीद है। देखना होगा कि दिल्ली पुलिस की जो स्टेटस रिपोर्ट पेश की जाती है उसके बाद क्या होता है। लेकिन एक खबर और ये भी बड़ी है कि शराब घोटाले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है। जी हाँ, बड़ी राहत ये है कि वो आप अपनी बीमार पत्नी से वीडियो कॉल पर बातचीत कर सकेंगे, उनका हालचाल वो जान सकेंगे। इतनी राहत कोर्ट के इस फैसले से उन्हें मिली है। कोर्ट के फैसले में और क्या क्या कहा गया है आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला भले ही न आया, लेकिन दिल्ली की हाई कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए वीडियो कॉल के जरिए अपनी बीमार पत्नी से बात करने की अनुमति दे दी है। वैसे तो मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। साथ ही कोर्ट ने फैसला आने तक सिसोदिया को अपनी पत्नी से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत करने की इजाजत दी है। इसके लिए कोर्ट ने जेल अधीक्षक को निर्देश देते हुए जेल मैनुअल के हिसाब से दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच बातचीत का समय सुनिश्चित करने को कहा है। दरअसल दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपनी पत्नी के खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट की ओर अपना रुख किया था। बताया जा रहा है कि 25 अप्रैल को अचानक तबीयत बिगड़ जाने की वजह से तिहाड़ जेल में बंद सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया को दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति में कथित अनियमितता के आरोप में सीबीआई की टीम ने इस साल 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। तब से ही सिसोदिया तिहाड़ में बंद हैं। तो 26 फरवरी से मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्हें जल्द ही रिहाई की उम्मीद भी है और हालांकि कोर्ट ने भी अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। लेकिन दूसरी तरफ उमेश पाल हत्याकांड की बात करें तो अतीक अहमद के जितने भी करीबी हैं, ईडी लगातार उन पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। अतीक अहमद की मददगार बिल्डर संजीव अग्रवाल से ईडी की टीम जल्द ही पूछताछ कर सकती है। सवाल जवाबों का सामना करना पड़ सकता है संजीव अग्रवाल को। इसके अलावा अतीक मामले में क्या अपडेट है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। माफिया डॉन अतीक अहमद के मददगारों की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। प्रयागराज पुलिस और ईडी अतीक के करीबियों पर एक एक कर एक्शन ले रही है। अतीक के सहयोगी रहे संजीव अग्रवाल की प्रॉपर्टी पर अब ईडी का शिकंजा कस गया है। विशेष टीम जल्द ही बिल्डर संजीव अग्रवाल से पूछताछ कर सकती है। 32 करोड़ की अवैध बेनामी लेन देन के मामले में बिल्डर संजीव अग्रवाल और उनके सहयोगी टारगेट पर हैं। संजीव अग्रवाल सहित कई बिल्डरों पर ईडी कार्रवाई कर सकती है। बिल्डर संजीव अग्रवाल को अतीक का करीबी माना जाता है। इससे पहले भी ईडी ने अतीक की मदद करने की वजह से संजीव अग्रवाल समेत कई बिल्डरों की संपत्ति जब्त की थी। संजीव अग्रवाल ने अतीक के लिए कई अवैध संपत्तियों की खरीद की थी, जिसको लेकर वो जांच के घेरे में हैं। दूसरी तरफ उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस अब अतीक के मददगारों को बतौर गवाह कोर्ट में पेश करने की तैयारी में है। इसमें कई ऐसे चेहरे हैं जो लंबे समय से अतीक के लिए फाइनेंसर का काम कर रहे थे। इनमें बिरयानी किंग नफीस और बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम अहम हैं। मोहम्मद मुस्लिम भी अतीक की मदद करता था, लेकिन अतीक के जेल में जाने के बाद रिश्ते बिगड़ गए थे।
अगर बिरयानी की नफीस अहमद की बात करें तो इन दोनों का लंबे समय से एक गहरा नाता रहा है। खासतौर से नफीस अहमद की ही क्रेटा कार से उमेश पाल के जो कातिल थे वो उसके घर पहुंचे थे और इसके साथ ही उमेश पाल मर्डर केस के पहले भी जो नफीस अहमद है वो अतीक गैंग को पैसे मुहैया कराता रहा है। और अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं नए कश्मीर की, क्योंकि कश्मीर में कभी सिर्फ आतंकियों की गोलियों की गूंज सुनाई देती थी, लेकिन अब कश्मीर बदल रहा है। बदलाव और विकास के रास्ते पर कश्मीर आगे बढ़ रहा है। जी हाँ, देखिए कुपवाड़ा में एक ऐसे खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें कश्मीरी बच्चों ने अपना टैलेंट दिखाया, जिसकी तारीफ खुद इंडियन आर्मी ने की है। आपको दिखाते हैं बदलते कश्मीर की खूबसूरत तस्वीर। ये तस्वीर बदलते और नए कश्मीर की है। ये तस्वीर कश्मीर के बच्चों के उज्जवल भविष्य की है। जिस कश्मीर घाटी में कभी आतंकियों की दहशत रहती थी, जहां बच्चे स्कूल जाने से भी डरते थे, वहां आज बच्चे नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में अपना हुनर दिखा रहे हैं। कुपवाड़ा में आर्मी ने नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर एक इवेंट का आयोजन किया। इसमें बच्चों को स्कूल टू स्टार्टअप्स की थीम पर इनोवेटिव प्रोजेक्ट बनाकर शोकेस करना था। बेस्ट प्रोजेक्ट्स के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया। आज हमने बनाया था वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, जिसमें हमें फर्स्ट प्राइज मिला और इसीलिए हम इंडियन आर्मी का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है कि इन्होंने हमें ये मौका दिया, अपना हुनर दिखाने का मौका दिया। इसलिए हम उनसे ये गुजारिश करते हैं कि वो आगे भी ऐसे ऐसे प्रोग्राम रखें जिनसे हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। स्कूल लेवल पर 35 प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट किए गए थे, जिन्हें सेंट्रल इवेंट में बच्चों की तरफ से शोकेस किया गया। स्कूलों को उनके बच्चों के प्रोजेक्ट्स के हिसाब से रैंक किया गया। पूरे इवेंट में आसपास के करीब 500 बच्चों और टीचर्स ने हिस्सा लिया। पहले तो हम इंडियन आर्मी और ऑर्गेनाइजिंग बॉडी के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया। यहाँ पर हमें अपने हुनर दिखाने का मौका मिला। यहाँ पर हमने अपने प्रोजेक्ट्स दिखाए। हमने इतनी मेहनत करी थी इन प्रोजेक्ट्स पे और हमें फर्स्ट प्राइज मिली। हम बहुत खुश हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने साल 1999 में 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाने की घोषणा की थी। बच्चों ने टेक्नोलॉजी इवेंट के ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। तो खबरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल रुकने एक शानदार आतिशबाजी की ये तस्वीर रूस की राजधानी मॉस्को से आई है। विक्ट्री डे सेलिब्रेशन खत्म होने के साथ ही मॉस्को का आसमान रात में आतिशबाजी से जगमगा उठा, जिसको देखने के लिए रेड स्क्वायर पर भारी संख्या में लोग जुटे। रूस ये जश्न नाजी जर्मनी पर जीत के तौर पर मनाता है। इजरायली सेना के हमले के जवाब में फिलिस्तीन ने गाजा पट्टी से फिर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। फिलिस्तीनी आतंकियों ने दक्षिण इजराइल में रॉकेट से हमला किया। इजराइल ने अपने लोगों को अटैक से बचाने के लिए पहले ही सायरन बजा दिया था, जिससे इजराइल का कोई भी नागरिक हताहत नहीं हुआ। वहीं इजराइल ने गाजा पट्टी में अटैक करने के लिए काउंटर तैयारियां कर ली हैं। प्रदर्शन की ये तस्वीरें कैरिबियाई देश हैती से आई हैं, जिसमें भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। सैकड़ों मजदूरों ने न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी को लेकर ये मार्च निकाला। सरकार से वेतन बढ़ोतरी की मांग पर आवाज बुलंद की। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। सेंट्रल ताइवान में रेल हादसा हो गया। इसमें एक शख्स की जान चली गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि रेलवे पटरी पर कंस्ट्रक्शन साइट का एक क्रेन गिर गया था, जिससे ट्रेन की जोरदार टक्कर हो गई। घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जांच पूरे होने तक इस रूट पर रेल सेवाओं को रोक दिया गया है। चीन और उत्तर कोरिया से तनाव के बीच अमेरिका के आर्मी चीफ फिलीपींस दौरे पर हैं। राजधानी मनीला पहुंचने पर जनरल जेम्स मैककॉवल का जोरदार स्वागत किया गया। जनरल जेम्स फिलीपींस के आर्मी चीफ से मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के बीच सैन्य रिश्तों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। पिछले महीने अमेरिका फिलीपींस ने बाल्कन प्रायद्वीप में बड़ा सैन्य अभ्यास किया था, जिसके बाद अमेरिकी जनरल का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। एक्ट्रेस कृति सेनन की सादगी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। फिल्म आदि पुरुष के ट्रेलर की स्क्रीनिंग के लिए जब कृति सेनन थिएटर पहुंची तो वहां सीट पहले से ही फुल थी। तब कृति ट्रेलर देखने के लिए तुरंत जमीन पर बैठ गयी, जिसके बाद यहां मौजूद सभी लोग कृति को देखते रह गए।
आदिपुरुष के ट्रेलर ने सुपरहिट फिल्म RRR के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। महज 21 घंटे के अंदर ही इस फिल्म के ट्रेलर ने 70 मिलियन व्यूज को छू लिया, जबकि महज 5 मिनट के अंदर ही इस ट्रेलर को 1 लाख लाइक्स मिले हैं। बता दें कि अकेले हिंदी में इस ट्रेलर को 51 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया है। एक्ट्रेस जानवी कपूर फिल्म उलझ में एक IFS अफसर का रोल निभा रही हैं, जिसकी तस्वीर जानवी ने सोशल मीडिया पर शेयर की है। तस्वीर में जानवी साड़ी पहने हुए दिख रही हैं, जिनके साथ राजेश तेलंग, मियांग चांग, सचिन खेडेकर, राजेंद्र गुप्ता और जितेंद्र जोशी भी खड़े नजर आ रहे हैं। इस फिल्म में IFS अफसरों की चुनौतियों को दिखाया गया है। स्वागत है आपका। चलिए बात करते हैं पॉलिटिक्स और एंटरटेनमेंट के संगम की, जिसको लेकर दिल्ली और मुंबई तक तैयारियां तेज हैं। हम बात कर रहे हैं राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की। जी हाँ, इस कपल की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। हालांकि दोनों की तरफ से कुछ भी कहा नहीं गया, लेकिन मुस्कुराहट उनकी बहुत कुछ कहती है। लेकिन अब ये रिश्ता जो है वो ऑफिशियल होने जा रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। अफवाहों पर विराम लग चुका है, खबर अब पक्की है। जी हाँ, बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा एक दूजे के होने वाले हैं। दोनों की सगाई की रस्में शुरू हो चुकी हैं। 13 मई के दिन यानी कल राघव चड्ढा परी को सगाई की रिंग पहनाएंगे। सगाई दिल्ली में होगी और पार्टी में करीब 150 मेहमान शामिल होंगे। इधर दिल्ली में सगाई की तैयारियां जोरों पर हैं। उधर मुंबई में परिणीति का घर सज चुका है। पिछले काफी दिनों से राघव और परिणीति एक साथ स्पॉट किए जा रहे थे और अपने रिश्ते को लेकर सुर्खियों में थे। भले ही दोनों कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन खबर पक्की थी। जल्द सगाई की अफवाहों के बीच 9 मई को परिणीति और राघव दिल्ली पहुंचे और फिर गुरुवार को मुंबई में परी के घर को लाइट से सजा दिया गया। हालांकि शादी की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन रिश्तों की तमाम अटकलों पर अब विराम लग चुका है। कल दोनों की सगाई होगी और कयास लगाए जा रहे हैं कि साल के अंत तक दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे। तो आज के लिए फिलहाल इस हिट खबरों के बुलेटिन में इतना ही। लेकिन एक बार फिर से जाते जाते मैं और श्वेता आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, जो प्यार आपने इस शो को दिया है। ऐसे ही हर दिन ये शो देखते रहें। बिल्कुल, हमारी पूरी टीम को आपकी शुभकामनाओं की आगे भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन आपको जाते जाते ये जरूर बताएं कि कल यानी 13 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के भी नतीजे आने वाले हैं। सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजों के लिए कल पूरा दिन हमारे साथ जुड़े रहिएगा।